नमस्कार, चुनावी महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे पांचों चुनावी राज्यों की क्या रही है आज की बड़ी राजनीतिक खबर। जिन 3 बड़ी खबरों पर रहेगी हमारी नजर, उनसे हम आपको रूबरू कराते हैं। जालंधर में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली, कांग्रेस पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कांग्रेस को करार दिया है डूबती नाव और इतिहास की बात। कहा, जवान और किसान की धरती है पंजाब, किसानों को मिलेगा भरपूर पानी। ये एक बड़ी खबर है आज के सियासी हलचल पंजाब के मोर्चे से। और अगर दूसरी महत्वपूर्ण खबर के लिहाज से अगर बात की जाए तो पंजाब में कैप्टन पर संशय हुआ है खत्म। कांग्रेस से मुख्यमंत्री के होंगे दावेदार। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मजीठा की रैली में आज घोषित कर दी है उनकी दावेदारी। मजीठा सहित पंजाब में राहुल की 3 चुनावी रैलियां हुई हैं। और तीसरी खबर के आधार पर बताएं तो वोट यात्रा में दिखाएंगे उत्तराखंड के नेपाल सीमा से सटे गांव में क्या है लोगों की उम्मीदें और मुद्दे। जानने टटोलने की कोशिश की है डीडी न्यूज ने। तो ये तीनों बड़ी खबरें जिन पे आज हम आपको रूबरू कराएंगे। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली हुई है, कांग्रेस पर जमकर बरसे हैं, तो कैप्टन की दावेदारी पर राहुल गांधी ने आज मोहर लगा दी है। और उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों से आखिर किस प्रकार के ग्रामीण अंचलों से वहां के लोगों के मुद्दे हैं, ये जानने समझने की कोशिश की है संवाददाताओं ने। इन तमाम खबरों पे हम आपको विस्तार से अगले आधे घंटे में रूबरू कराएंगे। पहले बात पंजाब की सियासत से कर लेते हैं। पंजाब में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया है। प्रधानमंत्री ने अपनी इस सभा में जहां पे राज्य की भाजपा और अकाली सरकार के तमाम बीते 10 सालों के कामों को गिनाया है, तो वहीं केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया। लेकिन प्रधानमंत्री कांग्रेस पर भी बहुत ज्यादा हमलावर दिखाई दिए। पंजाब में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को डूबती हुई नाव करार देते हुए आरोप लगाया है कि वो अपना वजूद बचाने के लिए किसी का भी दामन थामने को तैयार है। कांग्रेस एक बीती हुई बात है। कांग्रेस वो आखिरी सांस पे अपना गुजारा करने वाला दल है। दल बदलना, कांग्रेस पार्टी तो पूरी की पूरी बंगाल में कम्युनिस्टों के पास भागो, उत्तर प्रदेश में सपा के पास भागो। अगर राजनीति करनी है तो विकास की करो, विनाश की राजनीति तो 70 साल तक देश ने देखी है और उस बर्बादी का फल आज देश की युवा पीढ़ी भुगत रही है। विमुद्रीकरण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार की भ्रष्टाचार की रोकथाम की कोशिशों की वजह से कुछ लोगों की 70 साल की कमाई डूब गई है। पीएम ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार को खत्म करने का बेड़ा उठाया है। पिछले 3 महीने क्या क्या जुल्म हुए हैं मुझ पर, इसलिए कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। लेकिन जुल्म करने वाले समझ लें ये मोदी है, जुल्म के सामने झुकता नहीं है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया। उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को पाकिस्तान के खिलाफ उठाया गया एक उचित कदम बताया। प्रधानमंत्री ने पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की भी जमकर तारीफ की। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री को हिंदू सिख एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में ऐसी मिसाल कम ही मिलती है। कोई ऐसा अवसर नहीं आया है जिसमें बादल साहब ने किसानों के मुद्दों की मेरे से चर्चा न की। यानी उनके जहन में, उनके दिल दिमाग में किसान किसान किसान, गांव गरीब, उसका विकास, ये बातें दिन रात उनके दिल में रहती है। रैली को पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पंजाब में राज करने के लिए कांग्रेस की सियासी पॉलिटिक्स है, बांटो और राज करो। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछले 5 सालों का शासन सबसे बेहतरीन रहा है। पीएम की शुक्रवार को ही रैली में अपार जनसैलाब देखने को मिला। जालंधर की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे तो प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तारीफों के पुल भी बांधे। केंद्र सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को गरीबों के लिए समर्पित बताया। अपनी सहयोगी उषा पवार के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, जालंधर। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज पंजाब के मजीठा में चुनावी रैली को संबोधित किया। वहां उन्होंने राज्य की अकाली सरकार और बादल परिवार के अलावा आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वायदा भी किया। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी तो ड्रग्स के खिलाफ, चिट्टे के खिलाफ,
हम कानून बनाएंगे। और मैं आपको यहां से बता रहा हूं, और जो ड्रग्स का काम करते हैं आप अच्छी तरह सुन लीजिए, कान खोल के साथ सुन लीजिए, हम यहां ऐसा कानून बनाएंगे जब आप ड्रग्स के बारे में सोचोगे आप कांपोगे। पंजाब को कोई रिमोट कंट्रोल की जरूरत नहीं है। पंजाब चलाएगा, पंजाब को पंजाब की जनता चलाएगी, और पंजाब का मुख्यमंत्री पंजाब से बनने वाला है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पंजाब का मुख्यमंत्री यहां बैठा हुआ है। अमरिंदर सिंह जी जो है ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, और ये पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो आखिरकार लंबी खामोशी के बाद में कांग्रेस ने कैप्टन पर दांव लगा ही दिया है कि वो सीएम पद के पंजाब में कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार होंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार चुनावी महासंग्राम में लिखा तो बहुत सी बातें हैं। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। यार बहुत परेशान हूँ, नई जगह है, समझ नहीं आ रहा आधार कहाँ से बनवाऊँ। अरे पास में ही है सर जी, ऐसा कीजिए आप। अरे भाई इधर उधर मत घुमाओ, आधार बनवाना बहुत ही आसान है। इसके लिए आप आधार के टोल फ्री नंबर 1947 पर कॉल करके जानकारी पा सकते हैं, या आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आधार की वेबसाइट uidai.gov.in पर जाकर नजदीकी आधार केंद्र का पता जान सकते हैं। मेरा आधार मेरी पहचान। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें, तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। LIC मना रहा है अपनी हीरक जयंती नई चमकदार प्रस्तुति के साथ। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ, परिपक्वता मूल्य, जोखिम संरक्षण, मनी बैक, विस्तारित संरक्षण, ऑटो कवर और लॉयल्टी एडिशन। तो आइए जिंदगी का जश्न मनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं चुनावी महासंग्राम। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने बताया कि पंजाब की सियासत में क्या चल रहा था, और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति हलचल की। राजनीति कैसे कैसे रंग बदलती है, इस बात का एक और जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से देखने को मिला है। बसपा सुप्रीमो मायावती बीते 5 साल में सपा सरकार को कानून व्यवस्था और उनकी गुंडागर्दी के मोर्चे पर सपा को घेरती रही है, लेकिन सपा में शामिल हो चुके बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और उनके परिवार के लोगों को बसपा में शामिल करते समय मायावती ने जिस प्रकार का यू टर्न लिया है, उसकी सियासी हलकों में जबरदस्त तरीके से इन दिनों चर्चा हो रही है। पिछले विधानसभा चुनाव से पहले मायावती को मुख्तार अंसारी बाहुबली और गुंडे नजर आते थे, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में मायावती के सुर मुख्तार को लेकर बदल गए। अंसारी की कौमी एकता दल का बीएसपी में विलय हो चुका है और अंसारी परिवार को 3 टिकट भी दे दिए गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इनके बारे में जिस तरीके की एक धारणा लोगों ने बनाई हुई है, मैं समझती वो ठीक नहीं है। तथ्यों के आधार पर आप लोगों को बोलना चाहिए। जो इनके ऊपर खास तौर से हत्या के आरोप लगाए जाते हैं कि इनका हाथ हत्या के अंदर है, तो क्या आज तक वो सबूत पेश कर पाए हैं? पहले सपा के साथ आना था, बात नहीं बनी
तो आखिर में मुख्तार की मुराद को बहन जी ने पूरा कर दिया। इस कदम के बाद राजनीतिक विरोधी माया पर तीखे हमले कर रहे हैं। क्या है, जो अपराधी अराजक तत्व बाहुबली और बाहुबलियों के जो बादशाह लोग हैं वो तो अब चुनाव में इधर उधर घूम ही रहे हैं और मायावती जी आज उसमें सबसे आगे दिखाई पड़ रही है। इसे राजनीति की मजबूरी कहें या खूबसूरती, लेकिन सच यही है कि कभी दुश्मन रहे दोस्त बन जाते हैं। यही कहानी हाथी पर सवार हुए मुख्तार अंसारी की लगती है। अंसारी के दामन में अब कोई दाग नहीं और मायावती को अब कोई गुरेज नहीं। कल तक जिन मायावती के लिए अंसारी बंधु बाहुबली थे, आज उन्हीं के हाथों का वो सहारा हैं। पूर्वांचल में मुस्लिम मतों के नाते मायावती ने अंसारी बंधुओं को अपने साथ लिया है। ये तो समय बताएगा कि ये अंसारी बंधु बहुजन समाज पार्टी की कितनी नैया पार लगाते हैं, लेकिन इतना तो तय है कि मायावती जिस दंभ के साथ अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण का दावा करती थी, वो दंभ कहीं न कहीं चकनाचूर हुआ है। आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में महागठबंधन के बावजूद सीटों के बंटवारे को लेकर अभी भी खींचतान मची हुई है, तो वहीं अमेठी राज परिवार भी सियासत के दो हिस्सों में बंट गया है। अब तक कानूनी लड़ाई में उलझा ये परिवार अब चुनाव के जरिए एक दूसरे को पटकनी देने के लिए चुनावी दंगल में मौजूद है। एक पाले में है पूर्व महाराजा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और उनकी दूसरी पत्नी अमिता सिंह, और सामने है उनके कमल थामे हुए चुनौती दे रही उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह और उनके बच्चे। देखिए अमेठी से हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो की रॉयल बैटल पर ये खास रिपोर्ट। फूल मालाओं से लदे समर्थकों के जयकारे के साथ अमेठी में दाखिल हो रहे ये हैं अमेठी के पूर्व राजकुमार अनंत विजय सिंह और उनकी बड़ी बहन महिमा सिंह। बीजेपी के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ रही अपनी मां गरिमा सिंह के लिए वोट मांग रहे इन दोनों बच्चों का असली निशाना इनके पिता संजय सिंह और सौतेली मां अमिता सिंह हैं। जब हमारे पिताजी ने गलत का रास्ता चुना, एक ऐसे निर्णय लिया उन्होंने जो कि समाज में भी आज उसके लिए कोई भी उसके लिए आशीर्वाद नहीं दे सकता है, तो हमारे बाबा जो कि समाज में रहे हैं, समाज का आशीर्वाद लेके रहे हैं और उन्होंने भी आज समाज को हमेशा संभाला है, तो हम अपने बाबा के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, जो कि आज अमेठी पूरा हमारा साथ दे रही है। अमेठी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही गरिमा सिंह को अमेठी की जनता पर भरोसा है। अब बीजेपी का साथ मिल चुका है, लेकिन कुछ है जिसकी कमी अभी भी उनको खल रही है। देखिए, हस्बैंड तो हस्बैंड ही होता है, उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री जी ने कुछ सोच के टिकट दिया है तो क्षेत्र में उन्नति के लिए ही दिया है। उधर संजय सिंह की दूसरी पत्नी कांग्रेस के टिकट पर अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी थी, लेकिन अब सपा कांग्रेस में गठबंधन के बाद अमेठी की सीट पर सपा का उम्मीदवार है। ऐसे में गरिमा को बीजेपी से टिकट मिलने पर वो काफी नाराज हैं और उनके पास अपने पति के नाम की दुहाई देने के अलावा और ज्यादा कुछ नहीं। अमेठी की जनता ने जो देखा है, जिसको उन्होंने समझा है, आजमाया है, परखा है और जिनसे उनको सदैव अच्छी राजनीति मिली, अच्छे संस्कार मिले, अच्छे विचार मिले, अच्छे कर्म मिले, तो मुझे लगता है जो उन्होंने देखा, जांचा, परखा है, आजमाया है, उसका साथ वो देंगे। दो हिस्सों में बंट चुके राज परिवार को अमेठी की जनता बड़े गौर से देख रही है। वहीं संजय सिंह की दोनों पत्नियां काफी आश्वस्त नजर आ रही हैं। तो फिलहाल चुनावी महासंग्राम में एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहां हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे।
12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA MA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। Petroleum products will not last forever. There is an urgent need to conserve these scarce resources like diesel and fuel by adopting good driving habits, better maintenance of vehicles, by use of public transport instead of own vehicles. So friends, let us contribute in saving the fuel and help the nation. Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इस योजना के तहत सिर्फ 1 रुपया प्रतिदिन जमा करने के हिसाब से आपको मिल सकता है 2 लाख रुपए का जीवन बीमा। आपके बाद आपके परिवार का जीवन बिना रुके चलता रहे, इसलिए आज ही इस योजना से जुड़ें। रुखसाना, आज भी तुम अपना फॉर्म भरने पोस्ट ऑफिस नहीं आई? आप तो जानते हैं शीला जी, दानिश के अब्बू तो अब रहे नहीं, बाहर के हर काम के लिए दूसरों के भरोसे रहना पड़ता है। तो अब निकलो। अल्पसंख्यक मंत्रालय की इस नई रोशनी योजना में तुम जैसी हजारों महिलाओं में नेतृत्व क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज की औरत अब घर से खुद बाहर आएगी और बनाएगी अपना जीवन बेहतर। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई रोशनी योजना आपके लिए, सीखें और सशक्त बने। मदद हमारी, मंजिल आपकी। हमें डांट पड़ती थी क्योंकि हम स्कूल जाने से मना करते थे, और कुछ लड़कियों को इसलिए डांट पड़ती है क्योंकि वो स्कूल जाने की जिद करते हैं। जिद उसकी, जुनून उसका, संघर्ष उसका, पढ़ने की चाह उसकी। आप तो बस थोड़ा हौसला दे दीजिए और बुलंद हो जाएगी हिम्मत उसकी। वो तो स्कूल जाएगी, अकेली सबसे लड़के या हमारे सहयोग से, बस ये देखना है। ये कहना काफी नहीं है कि स्कूल जाना हर लड़की का हक है, हमें उन्हें वहां तक पहुंचाना है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार, मेरी पहचान। और ब्रेक के बाद चुनावी महासंग्राम में अब बात गोवा की करते हैं। गोवा में आज चुनावी रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मौजूदा केंद्र सरकार सिर्फ विकास के लिए काम करती है। आप लोगों ने कांग्रेस की सरकारों को भी काम करते हुए देखा है, चाहे गोवा में कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही हो। हजारों लाखों करोड़ रुपए के घोटाले कांग्रेस की सरकारों ने किए। गोवा को हम लोग छोटा मोटा स्थान नहीं मानते। हम जानते हैं गोवा राज्य छोटा हो सकता है, लेकिन गोवा हिंदुस्तान के संपन्न रिच स्टेट्स में है, इसलिए आप लोगों को मस्तक उठाकर रहना चाहिए। रिच स्टेट्स में है गोवा, कोई भले ही छोटा होगा, कांग्रेस ने गोवा की इज्जत कभी नहीं की है। देश में पर्यटन के सबसे बड़े केंद्रों में शुमार गोवा में चुनावी मौसम है। मतदान 40 सीटों के लिए 4 फरवरी को होगा। रोजगार, शिक्षा के कई मुद्दे हैं, लेकिन राज्य में अवैध खनन काफी बड़ा मुद्दा बन रहा है और काफी संख्या में लोग इस उद्योग से जुड़े भी रहे हैं। लेकिन इस अवैध खनन पर लगाम लगी तो जाहिर है कि लोग बेरोजगार भी हुए। ऐसे में इनके लिए एक ही आसरा बचा था, वो था पर्यटन। लेकिन क्या सीमित क्षेत्र में फैले पर्यटन से लोगों को रोजगार मुमकिन हो पाया था या भविष्य में और रोजगार मिलेगा? देखते हैं गोवा से ये खास रिपोर्ट। एक वक्त था जब गोवा की अर्थव्यवस्था खनन उद्योग पर आधारित थी। खनन उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 17% का योगदान कर रही थी, मगर पर्यावरण को हो रहे नुकसान के कारण इसको बंद करना पड़ा।
ऐसे में राज्य सरकार के सामने चुनौती थी रोजगार की। साथ ही सरकार की माली हालत पर भी इसका बुरा असर पड़ा। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए अब एक ही रास्ता था, वो था पर्यटन को बढ़ावा देना। Overall tourism budget was about 100 crores, which was pending for other infrastructures and so on. So during that time, we found that by providing infrastructure to the people of Goa, by way of beaches, by way of jetties, by way of good roads, good sanitary plumb piping and all. So we found that there was an increase in tourism. In last year, in 2014, we had St. Francis Xavier's exposition. That old Goa area and that bypass road was done up fabulously. So we had a footfall of almost 2 lakh people who came from outside. So that was an increase in tourists again. पर्यटन में रोजगार के नए कदमों के जरिए युवाओं को कुछ हद तक रोजगार मिलने लगे। साल दर साल गोवा में आने वाले सैलानियों की तादाद में भी इजाफा देखा जाने लगा, लेकिन साथ ही एक नया मुद्दा कसीनो के कारोबार का भी गोवा में उठने लगा। गोवा क्या किया कि लग्जरी टैक्स जो गोवा में है वो भी उसको ऑफ सीजन का टाइम बढ़ा दिया, उसमें रेट स्ट्रक्चर भी कम कर दिया और इस तरह से टूरिज्म का रिवेन्यू साधारण एक 500 करोड़ एनुअली आता था, वो अभी साधारण 800 करोड़ के ऊपर गया है। और इसमें कसिनो जैसे जिस पर लोग अपोजिशन भी करते थे, फिर भी गवर्नमेंट ने उनको चलाने को दिया, ये भी है। और गोवा का टोटल बजट में जीडीपी में एनुअली टूरिज्म का साधारण 11 to 12% परसेंटेज होता था जीडीपी, तो अभी बढ़ के साधारण 15% से आगे गया है। पर्यटन उद्योग ही गोवा में फिलहाल रोजगार का बड़ा केंद्र है, लेकिन भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर अपनी सीमाओं में कैद पर्यटन को भी नए दौर, नए अंदाज में लोगों के हितों और पर्यावरण को साथ रखकर काम करने होंगे। शिशिर शैलार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, गोवा। और गोवा के बाद अब चलते हैं उत्तराखंड, जहां हमारे संवाददाता नदीम अंसारी ने नेपाल सीमा से सटे गांव के लोगों से बात की और टटोलने की कोशिश की कि आखिर उनके क्या हैं चुनावी मुद्दे। वोट यात्रा के तहत इस वक्त हम लोग मौजूद हैं भारत नेपाल बॉर्डर पर। एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है बंदर भोज, खटीमा से लगा हुआ इलाका है और ये वो इलाका है जो भारत और नेपाल को अलग करता है। हालांकि दोनों देशों में वीज़ा की कोई पाबंदी नहीं है, तो इसकी वजह से लोगों का आना जाना आसान होता है, फ्री होता है। गांव में पहुंचकर हमने ये जानने की कोशिश की कि आखिर ये जो सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर विकास की जो किरण है वो कितनी पहुँची है। हमने देखा कि रास्ते में सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं है, किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, कैसे आप लोगों का जीवन व्यतीत होता है। सर, हमें यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे पे जाना होता है मार्केट पे, तो यहाँ पे जो रोड है वो बिल्कुल टूटी हुई है। कोई सवारी का साधन नहीं है, समझ लीजिए हैं। मार्केट जो है दूर पड़ता है मेरा, तो सवारी हमको मेला घाट पैदल दौड़ना पड़ता है, तब हम मार्केट पहुँचते हैं। हम अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको कैसे लेके जाते हैं, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो? बुलाना पड़ता है गाड़ी, तब बाहर वाले ले जाते हैं, यहाँ कोई सुविधा है नहीं। भारत नेपाल के बॉर्डर पर एक छोटा सा गांव जो खटीमा से लगा हुआ है, जिसका नाम है मेलाघाट। जो भी इधर नीचे गांव है सब कच्चे जगह में है, जिनको आने जाने के लिए हर चीज़ के लिए यहाँ परेशानी है। कोई वैसा सुविधा नहीं है, विकास नहीं है, ना कोई बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ पे, ना कोई बड़ा स्कूल है। इस इलेक्शन में आप लोगों की क्या उम्मीदें हैं? सही सड़कें बनी, सही सरकार बने, ताकि हमारे मतलब जो भी है समस्याओं का समाधान हो सके, लेन देन हो सके। ये इलेक्शन चल रहा है, क्या मानते हैं इलेक्शन में क्या होना चाहिए? आप लोगों की क्या समस्याएं होना चाहिए इलेक्शन ईमानदारी से? किस तरह के मुद्दे हैं? क्या ऐसी घोषणाएं हैं, विकास के ऐसे काम हैं जिनको लेकर लोग वोट देना चाहेंगे? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा जो ज़मीन का है। यहाँ की ज़मीन जो है किसी के नाम से नहीं है और सरकारी भूमि, कुछ जंगलात की ज़मीन है, यहाँ जो लोग भी बसे हुए हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ज़मीन का ही है। बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ये एक ऐसे मुद्दे हैं जिनका तो तात्कालिक लोग हल चाहते हैं। सड़कें सही होंगी, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, स्वास्थ्य सेवाएं लोगों को मिलेंगी, उससे यहाँ के गरीब लोगों को, हर गांव के निवासी को फ़ायदा होगा। इसके अलावा बच्चों को अगर स्कूली शिक्षा सही मिलेगी तो आने वाले समय में देश का भविष्य अच्छा होगा और
अच्छे नागरिक लोग बन पाएंगे। कैमरामैन संदीप कुमार के साथ में नदीम अंसारी, डीडी न्यूज़, मेला घाट, भारत नेपाल सीमा। और चुनावी महासंग्राम में चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं चुनावी टॉप 10 के साथ, लेकिन अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए आप इजाजत। नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को जारी होगा भाजपा का घोषणा पत्र। राज्य की 403 विधानसभा सीटों के लिए 11 फरवरी से 7 चरणों में होगा मतदान। पहली बार पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ रही आप पार्टी ने राज्य को लेकर अपना घोषणा पत्र किया जारी। किसानों के लिए कर्ज माफी तो युवाओं के लिए नौकरी की मैनिफेस्टो में रखी बात। पंजाब में 4 फरवरी को 1 चरण में होगा मतदान। उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का मायावती पर हमला। कहा, मायावती अब तक भय मुक्त की बात करती थी, लेकिन मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल कर जता दिया कि गुंडों से सिर्फ भाजपा लड़ सकती है। भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर साधा निशाना। बोले, चुनाव बाद कांग्रेस होगी शून्य पर आउट, सपा भी कांग्रेस के साथ डूबेगी। भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश राज्य चुनाव आयोग से की मुलाकात। राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अन्य अफसरों को हटाए जाने की मांग की। कहा, ये लोग सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के लिए कर रहे हैं काम। पूर्व कांग्रेस नेता आर्यन शर्मा ने उत्तराखंड की सहसपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय के तौर पर नामांकन पत्र किया दाखिल। टिकट नहीं मिलने के चलते कांग्रेस पार्टी से दिया था इस्तीफा। उत्तराखंड में सियासी सरगर्मी हुई तेज। बागियों से जूझ रही कांग्रेस पार्टी ने धनौल्टी में उत्तराखंड क्रांति दल का समर्थन करने की बात कही। राज्य में 15 फरवरी को 1 चरण में होना है मतदान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण और उत्तराखंड विधानसभा के 1 चरण में होने वाले मतदान के लिए नामांकन हुआ खत्म। नामांकन की जांच 30 जनवरी तो नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 1 फरवरी है। 15 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। यूपी विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कुल 1183 नामांकन में से 219 नामांकन हुए रद्द। सबसे ज्यादा 17 नामांकन नोएडा विधानसभा क्षेत्र से हुए रद्द। रालोद नेता करतार सिंह भड़ाना फिर पाए गए आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी। मुकदमा हुआ दर्ज, बिना अनुमति किया था कार्यक्रम।